आज हम बात करेंगे हार्मोन्स की। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी चीज कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, संदेश वाहक हैं। नेचर में कैसे हैं? केमिकल है। केमिकल मैसेंजर्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। बिल्कुल सिंपल सी डिफिनीशन है, बाकी तो आप उसको जितना भी मॉडिफाई करना चाहो। These are non-nutrient molecules which are synthesized in trace amount, कि इनसे नरिशमेंट नहीं मिलता, ट्रेस अमाउंट में सीक्रेट होते हैं बहुत कम अमाउंट में, और हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ये एक बहुत टिपिकल डिफिनीशन है, हम इतने डीप में नहीं जाना, हमें केवल इतना समझना है कि दीज आर केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर का काम जो होता है वो केवल इतना होता है कि ये कोई सेल है, ठीक है, ये आपका कोई हार्मोन होगा, ये इस सेल तक जाएगा और इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा। कैसे? आपने कोई भी चीज खाई, रोटी खाई, चावल खाया, मिठाई खाई, आखिरकार वो स्टार्च कन्वर्ट हुआ जाके किस में? या सुक्रोज, ग्लूकोज में। ग्लूकोज आपका ब्लड में बढ़ेगा। जैसे ग्लूकोज बढ़ना शुरू हुआ जरूरत से ज्यादा, आपकी पैंक्रियाज पैंक्रियाज ग्लैंड ने एक हार्मोन निकाला, इंसुलिन, और लिवर की सेल से कहा जाके इस ग्लूकोज को बदल दो ग्लाइकोजन में। ठीक, अब आपने कहा कल भरपेट खाना खाया था, अब लगता 3 दिन का हम जरा उपवास रखेंगे, व्रत रखेंगे। अब ग्लूकोज का लेवल उसी ग्लैंड से, पैंक्रियाज से एक और हार्मोन निकला जिसका नाम था ग्लूकागॉन। फिर लीवर से कहा जाके दरवाजा खटखटाया कि तुमने जो स्टोर करके रखा था ग्लाइकोजन, उसको बदल दो किसमें? ग्लूकोज में। तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हार्मोन कहलाते हैं, विपरीत काम करने वाले। एक ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला, एक ने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए। वरना ग्लूकोज का लेवल घट जाता तो आप लाते कहाँ से ग्लूकोज? खाना तो खा नहीं सकते व्रत में आप। अभी हम सब आपके सारे सवालों के जवाब हम देंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक पे आ जाए, फिर आपको जो भी सवाल होंगे हम सब बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो हार्मोन है वो ऐसे ही किसी सेल से बाइंड नहीं होते, उसके पास, सेल के पास उसके लिए क्या होना चाहिए? रिसेप्टर। क्या होना चाहिए? मतलब मेरे ब्लड में से आप सारे हार्मोन निकाल सकते हैं, लेकिन हर हार्मोन हर सेल पे अटैक नहीं करता है, वो अपनी एक स्पेसिफिक टारगेट सेल पे जाके अटैक करता है। ये हार्मोन का नेचर है। ये जो पूरी बॉडी का फंक्शन है जिसमें हम हार्मोन पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी। कैसा? एंडोक्राइन सिस्टम। तो थोड़ा सा ये भी समझना जरूरी है कि अंतःस्रावी या एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा कि एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी वो ग्लैंड्स आती हैं जिनके अंदर नलिकाएं या डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, और ये अपना सिक्रीशन सीधे सीधे ब्लड में डालती है। किसमें? जबकि जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं, जिन्हें हम टेक्निकली क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम कहते हैं। पहली चीज, इनमें डक्ट होती हैं। जैसे ये ग्लैंड कौन सी है? एक्सोक्राइन, हमारी लार ग्रंथियां, ठीक है। हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या निकाल रही है? एंजाइम या सलाइवा। तो ये कैसी हैं? तो आपने जिन्हें नाम सुना होगा डाइजेस्ट सिस्टम में, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, इधर से पित्त को लाइन, बाइल को, उधर से पैंक्रियाटिक जूस को लाइन और सिक्रीट कर दिया, और ये सिक्रीशन ब्लड में नहीं जाता है। ये दूसरा डिफरेंस है। अब यहीं पर एक सवाल ये आता है कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं?
अभी बताया मैंने, पैंक्रियाज को। क्यों कहते हैं? बोले इसके अंदर एंडोक्राइन रोल भी है, अभी बताया, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, और डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम भी सिक्रीट कर रही है ये, तो दोनों ही। तो ये क्या है? एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी? पैंक्रियाज, क्योंकि ये एंजाइम भी निकाल रही है और हार्मोन भी निकाल रही है। तो ये थोड़ा सा हमारे कॉन्सेप्ट हुए किसके बारे में? हार्मोन के बारे में। अब ग्लैंड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज द मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। आपने जहां कोई म्यूजिक प्रोग्राम होते हो वहां देखा होगा, एक आदमी खड़ा रहता है, वो बताता रहता है कि ऐसे बजाओ, तुम बजाना शुरू करो, तुम हल्के ले जाओ। तो हमारी बाकी ग्रंथियों को जो कंट्रोल करती है ग्लैंड, वो कहलाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे कौन कंट्रोल करता है? हाँ, कौन सी? अरे ये होती, मैंने कहा इस पे कौन कंट्रोल करता है? न्यूरॉन, ये हमारे ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस। ये इस पे कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। अब दूसरी चीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। पहले जरा हम बैक वाले पार्ट की बात कर लें, किसकी? न्यूरोहाइपोफाइसिस की। इससे निकलने वाले हार्मोन, एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस, जो कि पिछला भाग है, पश्च भाग है, उससे निकलने वाले दो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ऑक्सीटोसिन के मेन काम, पहला मिल्क इजेक्शन, मेमरी ग्लैंड से मिल्क को बाहर निकालना। अब यहां पे अंतर बता दूं, मिल्क फॉर्मेशन नहीं, इजेक्शन, एक्सक्रीशन एक अलग चीज है, पूरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। हाँ, उसको निकालना। इट इज आल्सो कॉल्ड चाइल्ड बर्थ हार्मोन। जब बच्चा यूट्रस में 9 महीने का पूरा हो जाता है तो वहां से एक नर्व इंफॉर्मेशन ले जाती है ब्रेन तक, 9 मंथ कंप्लीटेड। वहां से बदले में एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन, जो कि यूट्रस की बीच वाली जो दीवार है, 3 दीवारें होती हैं उसमें, उस पर प्रेशर लगाता है, मस्कुलर होती है और चाइल्ड बर्थ होती है। चाइल्ड बर्थ, जिसे हम टेक्निकली पर्च्यूरेशन कहते हैं, एक कैसी प्रोसेस है? न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन है कि नर्व इंफॉर्मेशन ले गई तो न्यूरॉन का रोल, ऊपर से हार्मोन आया तो एंडोक्राइन रोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके? ऑक्सीटोसिन के। दूसरा, आपने सुना होगा सब्जियों में लौकी छोटी सी थी, खीरा छोटा से था, रात में इंजेक्शन लगाया, सुबह तक बड़ा हो गया। क्या लगाते हैं? ऑक्सीटोसिन। ठीक है। फिर एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का फंक्शन
हमारी किडनी में है, न्यूरॉन में जाके, कि जब हमारी यूरिन फॉर्मेशन हो रही होती है तो जो पानी रीअब्सॉर्ब होता है हमारी बॉडी में दोबारा, जो छन चुका था, उसके रीअब्सॉर्प्शन में जो रोल है वो एडीएच हार्मोन का है। ठीक है, अगर यह हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो हमारी यूरिन और ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगी, मतलब और ज्यादा पानी उसमें आने लगेगी। ठीक है, तो ये काम दो हार्मोन के हैं जो कहां से निकल रहे हैं, पिट्यूटरी के पिछले भाग से, दैट इज कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब आते हैं हम एडिनोहाइपोफाइसिस पे। एडिनोहाइपोफाइसिस से पहला जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है जीएच, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, मतलब हम छोटे थे, बड़े हुए, ग्रोथ हमारी हड्डियों की हो रही है, हमारी मसल्स की हो रही है, इसमें किसका रोल है, ग्रोथ हार्मोन का। दूसरा हमारा जो हार्मोन है वो पीआरएल है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, अब इसके फंक्शन बता दूंगा मैं आपको। हाँ, फिर है टीएसएच, एसीटीएच, फुल फॉर्म में भी बता दूंगा आपको सारी, पहले एक बार मैं लिख दूं, एलएच, एफएसएच और एमएच। इसको आप एमएसएच भी लिख सकते हैं। देखिए क्या फॉर्म है, देखिए ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ कराना, प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिल्क फॉर्मिंग एंजाइम, मिल्क मेमोरी ग्लैंड में बनेगा, ये इसका रोल है, निकलेगा ये अंतर है दोनों में। ठीक है, फिर टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब हमारे पास एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, वो अपना सिक्रीशन निकाले, इसके लिए सिग्नल कहां से आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन दे रहा है, टीएसएच। दूसरा एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होती है, अधिभर ग्रंथि कहते हैं हिंदी में, वो अपना सिक्रीशन निकाले, इसका सिग्नल एसीटीएच भेज रहा है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर आपके ये दो हार्मोन आए, एक एलएच और एक एफएसएच, इन दोनों को मिला के गोनेडोट्रोपिन कहते हैं। क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। क्यों कहते हैं, गोनेड मतलब हमारे टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, इन पर कंट्रोल करने के लिए ये दोनों हार्मोन है, एलएच और एफएसएच। मेल में इनका फंक्शन दूसरा है, फीमेल में इनका फंक्शन, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ऐसा होता है, जो मेल में टेस्टिस होते हैं उनके जो यूनिट है फाइनली वो सेमिनिफेरस टिब्यूल है। क्या है, उसमें भी नलिकाएं हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल। उसकी दीवार पे दो तरीके की सेल्स हैं, एक वो सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया जो क्या बना रही हैं, स्पर्म। ठीक है, साथ में जो सेल्स लगी हैं वो कहलाती है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स एक तरीके से नर्स सेल हैं जो केमिकल दे रही है स्पर्म को, भैया तुम अच्छे से डेवलप हो। तो जो एफएसएच हार्मोन है उसका एस याद रखिए, एस से सर्टोली सेल। कि मेल में पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एफएसएच हार्मोन निकलेगा, सर्टोली सेल पे अटैक करेगा जाके, और सर्टोली सेल अपना फैक्टर्स निकालेंगे और स्पर्म को डेवलप होने में, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगी। ठीक है, दूसरा हार्मोन कौन सा, एलएच। एल का फंक्शन एल से याद रखो,
यहां पर कुछ सेल्स हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं लीडिंग सेल्स। क्या कहते हैं? लीडिंग सेल्स। एल से एल, तो जो एंड्रोजन हार्मोन मतलब जो टेस्टोस्टेरोन है, वो हार्मोन जो कि रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करेंगे मेल को, वो कहां से निकल रहे हैं? एलएच से। ठीक है। अब फीमेल में आ जाओ। फीमेल में क्या है? अगर हम फीमेल में ओवरी को देखें, ठीक है, और ये फैलोपियन ट्यूब है मान लो, तो क्या होता है? जो अंडा धीरे धीरे बनता हुआ आता है एग, वो थैली में आता है, फॉलिकल्स में। पहले एक लेयर, दो लेयर, तीसरी लेयर एंट्रम बनती है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्चरी फॉलिकल और फाइनली ग्रेफियन फॉलिकल। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन हो जाता है तो ये ग्रेफियन फॉलिकल टूटती है, अंडा बाहर फैलोपियन ट्यूब में, और जो बचा हुआ भाग है वो कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहलाता है? देखिए फिर यहां थोड़ी सी हेल्प कर दूं मैं आपके। एक एलएच था और एक नाम ही है भैया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल ये बनते चले जाएं, कौन हेल्प कर रहा है? एफएसएच। और 14वें दिन पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के एग बाहर आ जाए, एक सवाल ये है बायोलॉजी में, एक हेडिंग है एलएच सर्ज। तो कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4थे दिन पर फीमेल की बॉडी में सबसे ज्यादा लेवल अगर पाया जाता है तो किसका पाया जाता है? एलएच हार्मोन का। किसके लिए? ओव्यूलेशन क्रिएट कराने के लिए कि अंडा फैलोपियन ट्यूब में आ जाए। ठीक, तो ये दोनों हार्मोन के कंडक्टरी मैंने रोल बता दिए। ठीक है। अगर यहीं और रिप्रोडक्टिव हार्मोन में चले जाएंगे तो यहां से एक हार्मोन निकल रहा है एस्ट्रोजन, यहां से एक हार्मोन निकलेगा प्रोगेस्टेरोन। याद रखना, अभी आगे आएगी बात कि कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? अंडा निकालने के बाद जो बची हुई खाली थैली है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको, उसे क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। देखिए कॉर्पस ल्यूटियम जो है बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, ये क्लास 10 से पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। वो ये पूछते हैं कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन या फ्यूचर क्या है। तो कॉर्पस ल्यूटियम का फ्यूचर क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि स्पर्म आया है या नहीं आया है। और स्पर्म भी छोड़ दीजिए, फिर फर्टिलाइजेशन पे बात होगी कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या भाई, अगर एक जब से मतलब फीमेल बनी है तो 14 ईयर की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल तो शुरू हो गई, लेकिन रिप्रोडक्शन हुआ है अभी नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन ये तो किसी एक घटना में कभी होगा जाके। तो मतलब तो इसके फ्यूचर पे हम बात अभी बाद में करेंगे। ठीक है। फिर दूसरा हार्मोन क्या था इधर? एक मिनट। एमएसएच मतलब मेलानोसाइट सेल्स, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग की हार्मोन की जो स्किन कलर हमारा होता है, कहते हैं मेलानिन बनता है, तो स्किन कलर डार्क होगा, लाइट होगा, उसको प्रमोट करने के लिए जो हार्मोन है वो, तो कुछ लोग एक्चुअली में क्या करते हैं, इसको एंटीरियर पार्ट मान लेते हैं, इसको मिडिल पार्ट मान लेते हैं और इसको पोस्टीरियर पार्ट मान लेते हैं, ये भी है। लेकिन बेसिक जो चीज सीखनी है वो हमें हार्मोन किस भाग से निकल रहे हैं, किस ग्लैंड से निकल रहे हैं और उनका फंक्शन क्या हो रहा है। तो ये एक बात हो गई। अगली ग्लैंड पे आइए, कौन सी? हाँ मेलानोसाइट। अगली ग्लैंड पे आ जाइए, पीनियल ग्लैंड। शंकर जी का तीसरा नेत्र हम लोग कह लेते हैं हंसी में, मतलब एक तरीके से हमारी बॉडी की तीसरी आंख। तीसरी आंख का मतलब क्या? नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं। एक्चुअल में एनिमल्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं कि हमारे दिमाग में भी एक घड़ी चल रही है। जो लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं वो हमेशा 5 बजे उठते हैं, अलार्म हो या मतलब रात हो गई 10 बजे के बाद नींद आनी हमें शुरू हो गई। इसे किसने बताया कि रात हो गई?
ये तो आंखों का काम है, अंधे को भी नींद आती होगी। तो इस 24 घंटे की दिन और रात की साइकिल को समझने का अगर किसी के पास ताकत है तो किसके पास है? इस पीनियल ग्लैंड के पास है। ठीक है ना। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलेटोनिन। लिखा भी है, ठीक है। अगर आप ऐसे सोने जागने के चक्र को अगर कोई कंट्रोल करता है तो अरे चलो, घड़ी तो तुमने देखी, चिड़िया कौन सी घड़ी देखी? क्या बोलते हैं? हिंदी क्या कहते हैं? हिंदी में से पीनियल ग्लैंड ही कहते हैं, ठीक है। या अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय, मतलब वो नहीं, नाम वही है उसका। वो मैंने हिंदी की बुक इसलिए ला के रखी, कहीं पे मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन पीनियल ग्लैंड को पीनियल ग्लैंड ही कहते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ हिंदी बुक्स में और नाम दे रखा हो, लेकिन जैसे पिट्यूटरी को तो पीयूष ग्रंथि कह देते हैं, ठीक है। तो 24 घंटे का जो चक्र है इसको समझना बॉडी में बहुत जरूरी है, ठीक है। जानवरों के पास भी ये है कि वो सुबह उठते ही चरने निकल जाते हैं, जहां देखा शाम होने लगी वापस आने शुरू हो जाते हैं। और ये चीज केवल इस चीज पे नहीं है कि हम इन्हीं आंखों से देख रहे हैं दिन और रात हो रही है, हमारी बॉडी में एक चक्र फिक्स हो गया। तभी हम कहीं बाहर जाते हैं, रात भर देर तक जग लेते हैं, तो हमारी साइकिल क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। तो आदमी कहता है कि आप भैया अपने शहर पहुंचेंगे तभी हमारी साइकिल ठीक आएगी, ठीक है। ये सारी चीजें। फिर थायराइड ग्लैंड, आपने सुना होगा थायरोकेयर सेंटर। मतलब एक्चुअल में हमारी बॉडी में जो कुछ भी सिंथेसाइज हो रहा है, जो कुछ ब्रेक होके, दैट इज द कॉल्ड टेक्निकली मेटाबॉलिज्म हमारी, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बोले साहब हम जो खाते हैं हमारी बॉडी को लगता नहीं। बोले हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो आप खा रहे हो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता हो, कुछ लोगों का शरीर ऐसा होता है, अच्छा भाई उठते हैं, वही पूछा टीचर ने, भाई जो आलसी नहीं हो वो खड़े हो जाएं, तो सब खड़े हो गए, एक बैठा रहा, सबको बड़ा उस पर वो हुआ। बोले और तुम आलसी नहीं हो? अरे सर कौन खड़ा? ये हमारी मेटाबॉलिक रेट होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन। अच्छा, ये भी दो टाइप में जैसे आ जाएगा, एक है ट्राई आयोडोथायरोनिन और एक है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। मतलब इनके स्ट्रक्चर में आयोडीन है। तो भैया अगर किसी चीज के स्ट्रक्चर में आयोडीन है, मतलब अगर मिस्त्री ने कह दिया काला टाइल लगेगा, तो काला टाइल खरीद के लाना पड़ेगा ना, अपने आप थोड़ा सफेद काला हो जाएगा। तो नमक के साथ हमें आयोडीन इसीलिए चाहिए होता है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में शामिल है भाई ये। अब आपको क्या क्या हमें नमक बनाना है, क्लोरीन नहीं है, तो भैया केमिकल नमक का नाम है NaCl। हाँ सर, जानवर तो नमक नहीं खाते हैं, जो बाहर जंगली जानवर होते हैं उनके पास नमक नहीं होता है, कहाँ से आता है? देखिए ऐसा नहीं, कहीं ना सोर्स कहीं ना कहीं जरूर लेते हैं, केवल नमक ही उसका सोर्स नहीं, कहीं ना कहीं से कुछ सोर्स पर जरूर डिपेंड होंगे। ऐसा कहीं ना कहीं से जरूर लेते होंगे वो अपना। अब इस बात को आपके एकदम काट नहीं रहा हूँ, सर हो सकता है वो पानी पीने से जो लेकिन एकदम नहीं हो जा रहा हूँ। मीन्स मैंने क्या कहा, मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं से उनके पास सोर्स में जरूर आ रहा हो। तो बहुत सारे सोर्स होते, मैं आपको सर्च करके बताऊंगा कि वो कहां से ले रहे हैं, बट अभी इस पर मैं नहीं बात करूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब अगर कम बना तो मेटाबॉलिज्म हमारी डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। ज्यादा बनेगा तो कम बना तो कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, ग्लैंड फूल जाएगी। अगर ज्यादा बना तो कौन सा? उसे कहते हैं एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर। देखिए ऑप्थाल्मिक होता है आंखों के लिए, कहते हैं एक्सो मतलब बाहर निकालना, आंखें बाहर सी आने लगेंगी, बड़ी बड़ी आंखें हो जाएंगी,
ये नॉर्मल डिजीज है, मतलब कोई विदेशी डिजीज नहीं है, नॉर्मल डिजीज। रिपीट कर दीजिए, नाम रिपीट कर दीजिए। एक्सोप्थाल्मिक, EXOPTHALMIC, एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर, GOITRE। ठीक, फिर इसी थायराइड ग्लैंड पर 4 छोटी छोटी पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं। जैसे आप ये थायराइड ग्लैंड मान लीजिए बनाया, ये इसका स्थिमस बनाया बीच वाला, तो इसमें 4 पैराथायराइड, ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हमारी रेगुलेट करेंगी। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म क्या? ब्लड और हमारी हड्डी। तो थायराइड से निकलने वाला एक हार्मोन है इसमें, तो ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के एंटागोनिस्ट चलते हैं। अगर ब्लड में ग्लूकोज कम हुआ तो हड्डी से ले लिया, बढ़ा तो कहते ना, बोले हड्डियां तुम्हारी बढ़ने लगी, कोऑर्डिनेशन का। तो कैल्शियम जो है वो कहाँ? तो इसका मतलब है कि पूरा खेल हमारी बॉडी में केवल इंफॉर्मेशन का है। इंफॉर्मेशन, जैसे एक आपको मैंने टॉपिक बताया था शुरुआत में, हम वापस आते हैं उस पर भी हम आ जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो इंफॉर्मेशन है सिग्नल काम है बायोलॉजी में बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा कि अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फल बनता है तो उसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं, ठीक है। तो आपके साथ ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फल बन रहा है और बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है? तो एक्चुअल में फल का बनना बच्चे का बनना नहीं है हमारी तरह। बात समझे? देखो बहुत छोटी सी चीज में समझा रहा हूं आपको, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि जैसे हमने ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं। जैसे उन्होंने कहा साहब इस औरत का पेट फूला हुआ है, एग्जाम्पल, तो पेट तो गैस की वजह से भी फूल सकता है, पेट तो उसका अपना है ना, पहले से था। तो पेट फूलने के लिए फर्टिलाइजेशन होने की क्या जरूरत थी? नहीं थी। तो इसी तरीके से फल का बनना एक अलग क्रिया है। फर्टिलाइजेशन उसका सिग्नल हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट फ्रूट थोड़ी ना है। तो जब हम वहां फल में पढ़ते हैं वहां, तो ये ओवरी होती है, आपने छोटे क्लास में डायग्राम पढ़ा होगा। तो फल तो इस भाग से बन रहा है, हाँ जाइगोट अंदर है, वो बनाएगा अगला एम्ब्रियो। जब बीज को पानी में डालते हो, मूंगफली को, चने को, तो अंदर सफेद भाग निकलता है, वो वन फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट था, सफेद वाला भाग। जिससे बीज बना वो नहीं था, वो तो पहले से ओव्यूल मौजूद था। और ये जो ऊपर वाला भाग है ओवरी, ये भी पहले से मौजूद था, फर्टिलाइजेशन हुआ होता या ना हुआ होता। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे घर में चाय बनी है तो इसका मतलब कि चाय बनने के लिए मेहमान का आना जरूरी है। चाय बनने के लिए तो उन्होंने कहा कि अगर आप अंगूर की बेल लगी है, उसमें फूल आ गए हैं, तो अब इंतजार मत करिए आप कहीं से पॉलन ग्रेन उड़ के आएंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। बोले आप जिब्रेलिन हार्मोन लाइए, घोल बनाइए, 1 ग्राम 2 लीटर में छिड़क दीजिए स्प्रे, ओवरी जो छोटी सी वो फूल जाएगी। बस तुम्हें जो फूली औरत का फोटो चाहिए, गैस पैदा करके पेट फुला देंगे, फर्टिलाइजेशन के पीछे टूट पड़े हुए। ये सिग्नल का खेल है। सिग्नल का खेल का मतलब है अगर मम्मी ने तय कर रखा है कि मेहमान आएंगे तभी चाय बनेगी, मेहमान आने का सिग्नल है, घंटी बजी, तो एक काम करेंगे ना, पड़ोसी किसी बच्चे से कह देंगे बेटा ऐसा करो भैया जरा घंटी बजा दो हमारी, तो किसी केमिकल के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को पहुंचा देंगे। तो सारा खेल किस चीज का है? तो जो हमारी पूरी मेटाबॉलिज्म बिगड़ती है वो इन्हीं सिग्नल की वजह से बिगड़ जाती। जैसे अगर इंसुलिन नहीं निकला और वहां पे माएंगे तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब मान लीजिए आपने ब्लड टेस्ट कराया, सुनिए आपने क्या टेस्ट कराया? ब्लड टेस्ट। अब इंसुलिन का लेवल सही आ रहा है, बोले आपके सही बन रहा है। बोले अब क्यों डायबिटीज हो रही है? इंसुलिन तो बन रहा है। बोले साहब बन तो रहा है, हो सकता है कि जिस दरवाजे से वो टकरा रहा हो लिवर सेल के जाके रिसेप्टर से, उसमें कोई खराबी आ गई हो। जैसे मैं आपको यहाँ से भेजूं, उस गली में जाना, एक लाल रंग का दरवाजा होगा,
और उन साहब से कहना कि कल कॉलेज आ जाएं। और मान लीजिए मैं तो 1 महीना पहले गया था लाल दरवाजा, और परसों उनके दिमाग में आया हो कि यार अपनी दरवाजा जरा सफेद कर लें, तो आप तो भटक गए ना वहां जाके। हार्मोन निकल रहा है बॉडी में, रिसेप्टर ने क्या कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया है। तो हार्मोन बनने के बाद भी हमें डिजीज हो सकती है। ठीक है, एक थाइमस ग्लैंड होती है। देखिए, थाइमस ग्लैंड को समझने के लिए ये सीधे हार्मोन से तो नहीं कनेक्टेड है, वैसे थाइमोसिन हार्मोन निकलता है इसके अंदर से। थाइमस ग्लैंड का जो मेन रोल आता है वो इसमें आता है कि हमारी बॉडी में हमें डिफेंस करने के लिए 2 प्रोटीन होती हैं, 2 टाइप की सेल है, एक टी सेल है और एक बी सेल है। मतलब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ब्लड सेल। बी सेल या बी लिम्फोसाइट होती है वो एंटीबॉडी बनाती है, जबकि टी सेल एंटीबॉडी नहीं बनाती। ये हेल्प करती है वो फैक्टर निकालने में जो कि एंटीबॉडी बनने में हेल्प करे। हमारा जो एड्स का वायरस आता है वो टी सेल को खत्म करता है। टी सेल का एक काम होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन में। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब जब हमें कोई ऑर्गन डोनेट करता है तो इसलिए क्या करते हैं, भले ही हमने किसी से किडनी ले ली, लेकिन उसके बाद में हमारी दवाई केवल इसलिए चलती रहती है, शांत रहना, पहचानना मत। ठीक है, जैसे होता ना, मान लो कोई आदमी कोई अपने दोस्त को बैठा ले जाके अपने क्लास में, सबसे क्या कहेगा, बताना मत सबको, कोई बाहर का बैठा हुआ है। तो टी सेल का काम है ग्राफ्ट रिजेक्शन में। ग्राफ्ट का मतलब जो बाहर से आया ऑर्गन है। ग्राफ्ट रिजेक्शन में किसका रोल है, टी सेल में। इसीलिए हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडी का रोल होता है, दूसरी होती है सेल इम्यूनिटी। तो टी सेल नाम ही इसीलिए है कि ये कहां मैच्योर हुई है, थाइमस के अंदर। बी सेल कहां मैच्योर होती है, बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो कहां है, हमारी बड़ी हड्डियों में, थाइमस में, सॉरी फीमर में। फीमर में जो अंदर की मैरो है, अस्थि मज्जा, उसके अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बताइए बताइए किस संबंध में, अरे वो नहीं पड़ी थी चौहान, थोड़ी देर बाद, क्लास के बाद बात करिएगा। अब इसके बाद अगली जो हमारी ग्लैंड होगी वो हमारी है एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी है, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक, कहां होती है, किडनी के ऊपर। जैसे हमारी ये किडनी है मान लीजिए, तो इसके ऊपर पिरामिड शेप ग्लैंड पाई जाती है, इसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। इस ग्लैंड के 2 भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। तो मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स, दूसरा एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला, क्या अंतर है दोनों में। देखिए, एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकल रहे हैं वो स्पेशली 2 तो हैं ही, बाकी भी हैं, लेकिन हम 2 की ही बात करेंगे। एक है ग्रुप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और दूसरा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। देखिए नाम से ही क्लियर है यहां, मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को जो रेगुलेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्योंकि केवल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मतलब यही नहीं कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन बदल जाए, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाए। लिपिड भी तो हम ले रहे हैं, प्रोटीन भी तो ले रहे हैं। मान लीजिए नहीं है, अब क्या करें,
बोले एक काम करो, एनर्जी ऑफ प्रोटीन से लो, एनर्जी ऑफ फैट से लो। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, हम जो साल्ट खा रहे हैं, ज्यादा या कम, ज्यादा आएंगे पसीने के साथ बाहर निकलना शुरू, यूरिन के साथ बाहर निकलना शुरू। तो ये सब क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड से काम है कि मिनरल कम है या ज्यादा है। ज्यादा है तो बाहर निकालो, कम है तो कहीं और से लो। वाटर कम और ज्यादा, तो जब हम अपने बॉडी में वाटर के लेवल को, साल्ट के लेवल को मेंटेन करते हैं, उसे हम टेक्निकली कहते हैं होमियोस्टेसिस। क्या कहते हैं? कि मेरे यहां सब शांत है, कुछ भी अशांत नहीं है। तो सुना होगा ना कि जैसे तांबे के बर्तन में पानी रखने से वो शांत हो जाता है। तांबे का ये महत्व है धातु का, कि पानी का कैसा व्यवहार उसको कुछ हद तक शांत करने के लिए तांबे का बहुत बड़ा रोल है। अब उस साइंस है पूरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तमाम। अब जो है एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट निकलते हैं। एक है एड्रिनलिन, दूसरा है नॉन एड्रिनलिन। एड्रिनलिन का दूसरा नाम क्या है? इपिनेफ्रीन। क्या नाम है? इपिनेफ्रीन। दूसरा नॉर इपिनेफ्रीन। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, एड्रेनलिन को। क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है ना? बोले यार कल पेपर है, ऐसा लग रहा है पेट में गुड़गुड़ हो रही है। ठीक, चूहा जा रहा है या बिल्ली जा रही है, और बिल्ली के जाते ही सामने शेर आ गया, कुत्ता आ गया, बाल खड़े हो गए, एड्रेनलिन। ठीक है, आप जा रहे हैं, सामने आपको शेर दिख गया, आपके रोंगटे खड़े हो गए। जो जो इसका काम होगा उसका उल्टा। बोले यार सिगरेट बस मुंह में ही लगाई थी, पीछे पलटे पिताजी, डर के मारे दिल धक धक कर रहा है, बहुत स्टेशन चल रहा आज तो है, हार्ट बीट बढ़ गई। कौन? एड्रेनलिन, द हार्मोन ऑफ फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। ठीक है ना? ये जो चेंज अचानक स्ट्रेस के समय हमारे अंदर होते हैं, ये सब कौन कर रहा है? एड्रेनलिन हार्मोन। और इसका जो अपोजिट उसको रोक रहा है वो भाई थोड़ी देर में सीधा सही भी तो आएगा। अब सुना कि नहीं पापा ने परसों देखा, मैं तो आज भी दिन धड़क रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे आते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था शुरुआत में हमने बात की थी किसकी? पैंक्रियाज। इसकी पैंक्रियाज की। ठीक है, अब पैंक्रियाज में दो टाइप की सेल्स, वैसे तीन होती हैं। मैंने ऐसा लगा मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि आप देखो 2 साल का सिलेबस आपको 2 दिन में तो नहीं पढ़ाया जा सकता। अल्फा और बीटा सेल। बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, और यहां से निकलता है ग्लूकेगॉन। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलवाना, और ग्लूकेगॉन का काम है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करवाना। ठीक है, ग्लूकोज। अब अच्छा, जैसे हम केमिकल नेचर पे जाएं अगर, तो केमिकल नेचर पर हमारे जो हार्मोन है वो 3-4 ग्रुप के हैं। पहला प्रोटीन हार्मोन है। कौन सा? कुछ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हैं, कुछ आयोडीन वाले हैं, जैसा भी है। और चौथा ग्रुप स्टेरॉइड हार्मोन का है। तो ये इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ये सब प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है,
स्टेरॉयड हार्मोन में जो हमारे आते हैं जो कि लिपिड नेचर में है, स्टेरॉयड हार्मोन हमारे होते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से हार्मोन निकले थे, वही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जिन्हें कॉर्टिसोल ग्रुप भी कहा जाता है, और दूसरे हमारे सेक्स हार्मोन जो अभी पढ़ाएंगे हम उनको कहा जाता है। ये कैसा है? प्रोटीन। अच्छा, इसके बेसिस पे हमारा जो मैकेनिज्म है हार्मोन की वो भी अंतर में है। कैसे अंतर में है? जैसे ये सेल है तो कुछ हार्मोन का रिसेप्टर जो होंगे वो सेल के ऊपर होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ये हमारा न्यूक्लियस है, हो सकता है कुछ के रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर हो। मतलब ये जो मेम्ब्रेन बनी है ये असल में लिपिड की बनी है। किसकी बनी है? तो वो मॉलिक्यूल जो कि नेचर में लिपिड है, जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन, वो तो कहेंगे भैया हम तुम्हारे दोस्त, मतलब चाचा आ जाए तो क्या दरवाजा खटखटा के ये कहेंगे अपने पापा से ये कह देना? वो तो सीधे अंदर। लेकिन जो प्रोटीन नेचर का होगा वो लिपिड मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता, वो दरवाजा खटखटाएगा हार्मोन और किसी पे जुड़ जाएगा। जो रिसेप्टर कहाँ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। डाकिया का काम केवल, या जैसे मोहल्ले में वो लोग आते हैं, सुनो कथा है शाम को, अब थोड़ा दरवाजा खोला भागते चले जा रहे हैं, बोले गुप्ता जी क्यों? उनकी लिमिट कहां तक है? अब उन्होंने कहा सुनो पिताजी से कहना शाम को कथा है। अब जिससे कहा है वो सेकंड मैसेंजर, वो जाएगा पिताजी कथा है, अब मालूम मारे कथा क्यों करवा रहे हो, तो वो क्या कहेगा? हम नहीं करवा रहे, ये इंफॉर्मेशन आई है। तो यहां पे एक मैकेनिज्म आती है एनसीईआरटी में, सेकेंडरी मैसेंजर मैकेनिज्म। कैसी? तो सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी हो सकता है, कैल्शियम आयन हो सकता है, IP3 हो सकता है, आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। तो वो कहते हैं वो हार्मोन नहीं है, लेकिन बनते तभी हैं जब हार्मोन आता है। तो प्रोटीन हार्मोन जो नेचर में होते हैं वो कभी सेल के अंदर नहीं जाते, वो सेकंड मैसेंजर बनाते हैं। लेकिन जो हार्मोन नेचर में स्टेरॉयड हैं वो सीधे सेल के अंदर जाते हैं। उनका रिसेप्टर कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम सेक्स हार्मोन्स पे आ जाएं अपने, तो अभी जैसे हमने बताया कि लीडिंग सेल से आपके हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें एंड्रोजन्स कहते हैं। उसका एक एग्जांपल जो है वो जैसे टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है। फीमेल में 2 हार्मोन है, एक हार्मोन आपका एस्ट्रोजन है और दूसरा हार्मोन प्रोगेस्टेरोन है। एस्ट्रोजन तो आपके जो कैरेक्टर है फीमेल के रिप्रोडक्टिव उसको डेवलप करने में हेल्प करता है, जबकि प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, अब देखो बहुत समझ से क्योंकि आप लोग उसमें हैं, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का रोल क्या है? देखिए ऐसा होता है, अगर एग्स वहां से निकला फैलोपियन ट्यूब में, देखिए ये डायग्राम है असल में, भाई ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है दोनों तरफ, ठीक है, और ये ओवरी है। तो मान लो एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में यहां से एग आएगा, ये एग आ गया, अगली साइकिल में यहां से आना चाहिए, वो अलग चीज है। अब मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या, कुछ नहीं, ये एग मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाहर निकाल दिया जाएगा ब्लड के साथ। ठीक, अगर ये फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइजेशन यहां होता है, तो जब ये बाहर जा रहा है तब तक प्रोगेस्टेरोन नहीं निकलेगा, कार्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। और अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो यहां जो अभी बताया था पीछे ओवरी में कार्पस ल्यूटियम, वो बचा रह जाएगा। अब मेरा काम शुरू हुआ, अब हम निकालेंगे प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का मतलब ये है कि वो लेयर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपकी डिग्रेड हो रही थी अंदर वाली, जो कि ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलती है टूट के, एंडोमेट्रियम जिसे कहते हैं, अब वो डिग्रेड, इसलिए फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, क्योंकि ये लेयर अब डिग्रेड नहीं होगी, अब ये मेंटेन होगी, क्योंकि इस पे आके किसको चिपकना है,
वही स्टेज जब डिवाइड करेगा, बच्चा बनना शुरू होगा, फीटस, एम्ब्रियो जिसे कहते हैं, मदर का ये टिश्यू, बेबी का ये टिश्यू, दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग बनेगी, ठीक है। प्लेसेंटा बनना शुरू होगा, हम प्लेसेंटल मैमल हैं, हमारा प्लेसेंटा बनता है। कंगारू के अंदर प्लेसेंटा नहीं बनता, वो मार्सूपियल है, वो अपने मार्सूपियल पाउच में अपने बच्चे को रखता है। तो जब ये प्लेसेंटा यहाँ कनेक्शन बनेगा तो भैया ये दीवार बिल्कुल बनी रहे, जरा सी भी परत ना छूटे इसकी, ये पूरा ठेका किसके पास है? प्रोगेस्टेरोन के पास। आप लोगों ने फीमेल ने खास तौर से इस चीज को मतलब सुना होगा चीजों को, क्योंकि आप फीमेल्स के साथ रहती हैं घरों में अपने में, कि बोले साहब कंसीव किया था बट बच्चा रुका नहीं, ये बहुत केस बढ़ रहा है। डॉक्टर क्या करते हैं इंजेक्शन के नाम पर, आप उस इंजेक्शन कभी देखिएगा, बोले हर सप्ताह लगवाने आना इंजेक्शन, वो प्रोगेस्टेरोन का ही इंजेक्शन होता है, जिससे कि बीच में क्या बनता रहे, वो दीवार मजबूत रहे। कुछ सबसे ज्यादा दिक्कत आजकल जो आ रही है वो इसको बनने में ही आ रही है। बोले रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई थी, 3 महीने बाद 0। क्यों? ये कनेक्शन उसको मेंटेन करने का पूरा ठेका किसके पास है? प्रोगेस्ट। तो डॉक्टर्स जो उसको देते हैं कि 7 दिन बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, वो प्रोगेस्टेरोन के ही इंजेक्शन होते हैं, कि जिससे कि ये जो प्लेसेंटा है ये, अच्छा प्लेसेंटा भी खुद अपने आप में एक एंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं है, लेकिन एंडोक्राइन रोल दिखाता है। क्या? वो भी प्रेगनेंसी के टाइम पे कई टाइप के हार्मोन्स सिक्रीट करता है। एक और हार्मोन जो है वो लेट प्रेगनेंसी में सिक्रीट होता है बॉडी में, रिलैक्सिन हार्मोन, वरना इतना प्रेशर कैसे झेल पाएगी फीमेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, तो ये पूरा एक मैंने पूरा ओवरव्यू आपको दे दिया। टेक्निकल टर्म में कहीं दिक्कत हो आप हमेशा फ्री हैं, कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन का काम है, हार्मोन एक सेल से निकलते हैं दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। ये बात तो भाई एनिमल में हो गई, तो क्या भाई प्लांट में भी हार्मोन होते हैं? होते हैं। एक्चुअल में प्लांट हार्मोन के लिए टर्म तो यूज कर लेते हैं हम, फाइटो हार्मोन है, लेकिन और अच्छा टर्म जो है वो पीजीआर है। क्या है? पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। बड़े साहब हार्मोन क्यों नहीं कहते? हार्मोन इसलिए नहीं कहते, तो हार्मोन की डिफिनीशन ये कहती है कि जिस सेल से निकले वहां कोई काम ना करें। मतलब पैंक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन ग्लूकागॉन पैंक्रियास को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, कहां दे रहा जाके? लीवर। प्रोगेस्टेरोन ओवरी की कॉर्पस ल्यूटियम जरूर निकल रहा है, लेकिन ओवरी को इंफॉर्मेशन दे रहा है, कहां दे रहा है? एंडोमेट्रियम को जाकर। जबकि प्लांट हार्मोन के साथ ऐसा नहीं होता, ये जहां से निकलते हैं वहां भी फंक्शन दिखाते हैं। इसके हम लोग 2 ग्रुप पढ़ाते हैं, एक ग्रुप प्रमोटर होता है और दूसरा ग्रुप इनहिबिटर होता है। प्रमोटर और इनहिबिटर। प्रमोटर की कैटेगरी में 3 आते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइन और जिबरेलिन, इसका एग्जांपल GA3 है। इनहिबिटर के ग्रुप में 2 आते हैं, एक एब्सिसिक एसिड है और दूसरा एक गैसियस हार्मोन है, इथाइलिन गैस। ये मेजर 5 हैं, वरना उसके अलावा और भी केमिकल हैं जो हार्मोनल एक्टिविटी प्लांट में, जस्मोनिक एसिड है, तमाम ऐसे केमिकल हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सिन की, कि ऑक्सिन आखिर क्या है। उनका कहना है कि ऑक्सिन जो है वो शूट और रूट के टिप पर सिक्रीट होता है। अगर आप सीड को कैसा भी बोएं और जब उसमें से लाइट जब डालेंगे तो वो हल्की सी बेंड हो जाएगी स्टेम की टिप, किस तरफ? लाइट की तरफ, और रूट की टिप लाइट के अपोजिट। तो जहां लाइट का डायरेक्शन अफेक्ट कर रहा होता है उस रिस्पांस को हम कहते हैं फोटोट्रोपिक रिस्पांस। क्या कहते हैं? ट्रोपिक का मतलब है डायरेक्शन,
जैसे आजकल हम देखें, आपने सुना होगा सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे। तो फ्लावरिंग, फूल निकलना, वो ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है, ना कि डायरेक्शन पर। लॉन्ग डे प्लांट तब फ्लावर देंगे जब दिन बड़े होंगे, शॉर्ट डे प्लांट तब फ्लावरिंग देंगे जब दिन। तो मौसम का मतलब यही है कि जब इतनी लाइट मिलेगी। तो अब यहाँ पे बहुत से लोग ये कह देते हैं, सर मान लीजिए इस समय कोई फ्लावर खिल रहा है, शॉर्ट डे चाहिए, मतलब 2 घंटे की लाइट चाहिए उसे, ठीक है। तो सर अच्छी बात है, गर्मियों में तो 2 क्या 20 ले लो, तो 2 घंटे के मिलते ही फूल खिल जाना चाहिए। जी नहीं, वहाँ एक फार्मूला और है। बोले दिन से ज़्यादा अहमियत है रात की, लंबी रात चाहिए इसे। तो ज़्यादा देर लाइट देने से उसका जो रात वाला खेल है वो बिगड़ जाएगा। तो वहाँ एक पूरी फिजियोलॉजी है उसकी। अब इतना डीप आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि अगर वो, जैसे मान लीजिए किसी फ्लावर को 14 घंटे का क्या चाहिए लाइट, तो बचे हुए कितने घंटे हुए? 10, ठीक है ना। लोग सब 8 घंटे हमें लाइट चाहिए, बाकी बचे कितने घंटे? 16 घंटे रात चाहिए। हम शॉर्ट डे प्लांट है, हमें 10 घंटे से कम लाइट चाहिए। तो उनका 10 घंटे से कम लाइट चाहिए का मतलब एक और है, 14 घंटे से ज्यादा का रात चाहिए। इसको डायग्रामेटिक अगर हम समझे थोड़ा सा, ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्रिटिकल पीरियड है, ये लाइट है और ये डार्क है। शॉर्ट डे प्लांट है, इतनी लाइट मिली, फ्लावर कर दिया। बोले साहब अगर इतनी रात दिन कर दे तो नहीं होगा? बोले जी नहीं, आपने रात का क्रम तो तोड़ दिया। तो ये देखा गया कि जो इसको 14 घंटे की आप नाइट दे रहे थे, अगर बीच में आपने थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए बल्ब जला दिया तो फ्लावर। तो चाणक्यन एक साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं भाई, दिन से ज्यादा बड़ा रोल, ठीक है। जैसे वो एक फिलॉसफी है ना कि जैसे लोग कुछ कहते हैं, बोले अंधेरा क्या है? बोले रोशनी का ना होना अंधेरा है, ठीक है। दूसरा, तो इसका मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि दुनिया में होती तो रोशनी है, जब रोशनी ना हो तो एक ये भी है कि साहब होता तो अंधेरा है, जब रोशनी सूरज आता है तो क्या होती है। तो कहने का मतलब उन्होंने कहा कि भाई इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लंबी रात, क्योंकि आजकल रातें बड़ी होंगी, इसलिए वो शॉर्ट डे प्लांट है। तो वो ड्यूरेशन पे है। वहां भी एक बात ये कहते हैं कि लीफ पौधे की ये नोटिस कर रही है। बोले सब पौधे को कौन बताता है कि दिन छोटे हैं कि बड़े हैं? जैसे वो हंसी में हम लोग भी कह देते हैं, यार बाइक को क्या पता कि पेट्रोल है कि डीजल है, उसे कौन बताता है। एग्जाम्पल की बात, हंसी की बात है तो भाई प्लांट को किसने बताया कि दिन है, ज़्यादा है या रात है? तो असल में उसकी लीफ ये सिग्नल लेती है और एक केमिकल सिक्रेट करती है, फ्लोरिजन। क्या? ये फ्लोरिजन निकलता है लीफ से और टिप तक जाता है और क्या बनाता है? फ्लावर बनाता है। आपने अक्सर माली को देखा होगा कि वो झाड़ी को ऊपर से काटता रहता है। ये देखिए साइड में जो लगी है झाड़ी, ये इसको हेज कहते हैं। ये हेज है, हेज को ऐसे काटेगा। क्यों? बोले प्लांट में एक नेचर है कि जब तक ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है यही बढ़ेगी ऊपर, इसकी ग्रोथ को साइड को वो रोके रहेगी। बोले एक काम करो ना, थोड़ा इसे कहते हैं डीकैपिटेशन। हिंदी में समझ लो, मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज, सिर उड़ा दिया। कैप जो थी उसकी टिप उसको काट दिया, ऑक्सीजन खत्म वहां से। अब इन्होंने तो झाड़ी और घने, गांव में आपने सुना होगा, बोले पेड़ बड़ा नहीं हो रहा, बोले शाखें काट दो। यस सर। तो क्या ऑक्सीजन साइड से इधर बढ़ने लगा। टी प्लांटेशन, चाय जहां होती है वहां भी हेज मेकिंग करते हैं। तो ऑक्सीजन का ये बहुत बड़ा रोल है किसमें? फिर ऑक्सीजन का रोल है सेल के बड़े होने में, सेल बड़ी होती हैं। तो ये हार्मोन के काम कुछ हैं किसके? जैसे ऑक्सीजन के।
फिर ऑक्सीजन कुछ नेचुरल है, कुछ सिंथेटिक है। जैसे नेचुरल ऑक्सीजन है IA, इंडोल एसिटिक एसिड। इन्होंने कहा कि अगर आप गुलदाउदी ये लगा रहे हैं तो कैसे लगाते हैं? स्टेम को कट किया ब्लेड से या किसी चीज से, कटर से, और आप सॉइल में सो कर देते हो, बो देते हो, उसको लगा देते हो, पता चला 10 दिन बाद उसमें रूटें, जड़ें आ जाती हैं। अगर आप एक काम करो कि ऑक्सीजन का घोल बना लो, ठीक है, 100 ml पानी ले लो और 0.5 mg मान लीजिए आपने ऑक्सीजन ले लिया, बहुत जरा सा पिंच भर मिला दिया, डिप किया और लगा दिया, 3 दिन में रूटिंग शुरू। तो रूटिंग कराना किसका काम है? ऑक्सीजन का। एक केमिकल था 2,4-D, पिछले क्लासेस में मैंने बताया 2,4-D, 2,4,5-T, ये भी ऑक्सीजन हार्मोन है। ये खरपतवार की तरह, नाशी की तरह यूज होता है, हर्बिसाइड की तरह। वियतनाम वार में इसका यूज किया गया, तो इसको एजेंट ऑरेंज भी कहते हैं। तो वो कौन सा है? 2,4-D। इसका एक और मित्र है 2,4,5-T। दूसरा हार्मोन जिब्रेलिन। हुआ क्या, जापान में जब साइंटिस्ट ने देखा कि धान के पौधे बड़े हुए और उसमें बालियां आनी, कुछ पौधे ऐसे थे जरूर से ज्यादा लंबे हो गए, लेकिन बाली फुलिश सीडलिंग, झूठी ग्रोथ हुई लेकिन फ्लावर। तो भैया पेड़ चाहे कितना बड़ा हो, हमें क्या चाहिए? फल, चावल। धान में क्या चाहिए? चावल। तो भैया बोले साहब हमारे आपकी बार जो है धान के फसल जो है बहुत बड़ी बड़ी हो गई। बोले धान कितना हुआ? बोले धान नहीं लगा। तो क्या फायदा? दिस डिजीज इज कॉल्ड बकेन रोग। तो जब साइंटिस्ट ने देखा कि क्यों ये लंबा हो गया, फल क्यों नहीं आई इसमें बाली, तो देखा एक फंगस, एक कवक का इंफेक्शन उसमें था और उसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोरी फंगस। क्या नाम था? जिब्रेला फ्यूजिकोरी। और हम तो ठहरे भगवान ने बना के भी सिर पीटा होगा, क्या बना दिया? बोले अच्छा पौधे की लंबाई बढ़ा सकता है। बोले कि साहब फल नहीं आते, लंबाई बढ़ा सकता है ये बताओ बस, फल आए चाहे नहीं आए। बोले क्या करोगे? बोले गन्ने में लगाएंगे। गन्ने में फल कहाँ चाहिए? तने की लंबाई। तो कहने का मतलब ये है कि जहां हमें पौधे की लंबाई बढ़ानी हो, किसका रोल है? जिब्रेलिक एसिड का। दूसरा जिब्रेलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है सीड डॉर्मेंसी को तोड़ने में या सीड जर्मिनेशन को बढ़ाने में। मान लीजिए मेरे पास मटर के 25 बीज हैं, मैंने उनको पानी दिया, उसमें से 20 जर्मिनेट हुए, 5 नहीं हुए। अब देखो आप घरों में भी देखते होंगे कि रात में छोले या राजमा आपने बीन लिए थे कि पत्थर अत्थर तो नहीं है, पानी में भिगो दिए, फिर बीने जाते हैं एक बार, क्या देखने के लिए? कौन से नहीं फूले। तो वो ना फूलना भी एक वजह हो सकती है कि अंदर पानी नहीं गया, एक ये भी वजह हो सकती है, या हो सकता है कि उसके अंदर कोई हार्मोन ना हो, वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो वो जो सीड जर्मिनेट नहीं किए, 4-5 दिन बाद अगर उसको छोड़ दिया तभी जर्मिनेट नहीं किए, तो हमने कहा कि हमने तो भैया इसको सब कुछ कंडीशन दी, तो अगर सब कुछ फेवरेबल देने के बाद ही वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है तो हम उसे कहते हैं सीड डॉर्मेंसी स्टेज में। बोले अच्छा अगर वो केमिकल डॉर्मेंसी है तो हम क्या करेंगे? वही जिब्रेलिन का घोल बनाएंगे, उन सारे बीजों को जिब्रेलिन के घोल में रखेंगे, फिर बोएंगे, तो हम उम्मीद करेंगे कम से कम इस 5 में से कम 4 जो है वो जर्मिनेट कर जाए। तो जर्मिनेट कराने में किसका रोल है? और इसका उल्टा जो हार्मोन है, इसका जो उल्टा हार्मोन है वो कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। वो जर्मिनेट इसलिए भी नहीं किया था केमिकली, देखो या तो हो सकता है उसका प्लग बंद हो। प्लग का मतलब आप किसी भी बीज को देखो, छोटा सा छेद होता है उसमें, इतना बड़ा नहीं कि सुई चली जाए, लेकिन उससे भी महत्व नहीं, वो पानी और ऑक्सीजन जाने के लिए है, उसे कहते हैं स्टोफोलियर ओपनिंग। कभी कभी उसमें वैक्स जम जाता है या कोई और केमिकल जम गया, नहीं, लेकिन अगर किसी आंतरिक उसकी वजह से है तो वो केमिकल कौन सा होगा? एब्सिसिक एसिड। इसलिए वो जर्मिनेट नहीं किया सीड। तो ये दोनों उल्टे काम करते हैं। एक होता है बोल्टिंग इफेक्ट। बोल्टिंग क्या है? कुछ पौधे आपने देखे होंगे खेतों में, ये
रॉसेट हैबिट के, जमीन से चिपक के। लेकिन जब फूल आना होगा या फल आना होगा, एकदम से मतलब रातों रात नहीं, लेकिन 2 या 3 दिन में। बोले यार अभी तो तुम जरा से थे, लेकिन अचानक एक इंटरनोड इतना बड़ा हो गया तब फ्लावरिंग या फ्रूटिंग दे रहा है। इसे कहते हैं बोल्टिंग इफेक्ट। ये भी किसकी वजह से हो रहा है? जिबरेलिन की वजह से। अब एक काम करना, आपके पास जो भी बुक है या मैं बता दूंगा, भेज दूंगा, उससे एक बार देख लेना लेक्चर को। अब नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मेन रोल है सेल डिवीजन कराना, क्योंकि सेल डिवीजन में 2 प्रोसेस है, एक कैरियोकाइनेसिस कहलाती है, एक साइटोकाइनेसिस कहती है। सेल डिवीजन में जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है वो साइटोकाइनेसिस है। तो उसको प्रमोट करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? साइटोकाइनिन है। नए क्लोरोप्लास्ट बने, साइटोकाइनिन का काम है। नई शूट बने, स्टेम नए से नया बने, ये भी किसका रोल है? साइटोकाइनिन का रोल है। फिर आता है एफसीसी एसिड। पौधों में एक प्रोसेस है एब्सीजन, हिंदी में कहते हैं विलगन। पढ़ा है किसी ने? क्या? हाँ जल्दी बताओ क्या होता है? पत्ती का गिरना, फल का गिरना, डाल का गिरना। लेकिन भाई बोले साहब फल गिर गए, बोले जी बताओ जल्दी गिर गए या पक्के गिरे? अगर पक्के गिरे हैं तो अच्छी बात है। बोले कि साहब तो बस उगा ही था, लगा ही था, जरा सा बड़ा अमरूद हुआ था, टूट के गिर गया। बोले अभी तो डिजीज हो गई। मतलब ये पूरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है किसका? पत्ती का गिरना, लीफ एब्सीजन। इसको जो ये अच्छी प्रोसेस है, जल्दी गिरना नहीं। पतझड़ आ रहा है, पुरानी पत्तियां गिरेंगी तभी तो नई आएंगी। तो ये जो प्रमोट कर रहा है वो कौन कर रहा है? एब्सीजन। दूसरा एब्सिसिक एसिड का जो रोल है वो वाटर स्ट्रेस में है। जैसे एनिमल में स्ट्रेस हार्मोन हमने एड्रेनलिन को कहा था, प्लांट में स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। अगर आप 2 दिन खेतों में पानी ना डालो तो पानी की कमी हो गई और धूप बहुत तेज है, तो एब्सिसिक एसिड निकलेगा और स्टोमेटा को बंद कर देगा कि पानी का बाष्पोत्सर्जन ना हो, ट्रांसपिरेशन। तो ये जो चीजें हैं तो स्ट्रेस हार्मोन का है। अगला हार्मोन आपका इथाइलिन है। इथाइलिन के साथ खास बात पहली ये है कि ये क्या है? गैस। वो सुना होगा आपने नॉर्मली कि ट्राली भर गन्ने के केले के लिए 2 इलायची काफी है पकाने के लिए। तो लाइट का इफेक्ट पड़ता है फलों को पकाने के लिए। कहीं कहीं इथेफोन एक केमिकल आता है, एक्चुअली वो सब इथाइलिन के बेस पे ही काम करते हैं। तो जो पकना है फलों का, फ्रूट राइपनिंग, किस हार्मोन की वजह से है? इथाइलिन। एसिडिटी करता है। एसिडिटी ये क्या होता है? ये आर्टिफिशियल क्या? पकाने के लिए एसिटाइलिन। ये नेचुरली। तो ये 5 हार्मोन जो हैं ये कैसे हैं? प्लांट हार्मोन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक थोड़ा सा खत्म होता है, जिसको हम बात कर रहे थे क्या? हार्मोन्स। तो यहां भी हमने देखा क्या काम है? इंफॉर्मेशन है कि ये काम हमें रिएक्शन में कहीं यूज नहीं हो रहे हैं, रिएक्शन में कहीं भी यूज नहीं हो रहा है। रोको इसको बस।